दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बताऊंगा आपको, चर्चा करूंगा इस बात पर कि किसने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि प्रियंका वाड्रा को जमात इस्लामी का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ, अंबेडकर पर चल रहा विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस अंबेडकर पर हुए विवाद से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ या कांग्रेस को फायदा हुआ या कांग्रेस को नुकसान हुआ या भाजपा को फायदा हुआ, इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करी जा सकती। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पूरे देश की एक युवा पीढ़ी को इस बारे में नहीं पता था कि अंबेडकर से आज से नहीं, गांधी और नेहरू के जमाने से कांग्रेस दुश्मनी निभाती चली आ रही है और गांधी और नेहरू दोनों ने विरोध किया था अंबेडकर का। और वो विरोध अंबेडकर जी के निधन के बाद सोनिया गांधी के कार्यकाल तक भी जारी है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सोनिया गांधी एक सुपर प्राइम मिनिस्टर अनऑफिशियली बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल किस पर क्या प्रभाव है, ये आने वाले वक्त में बताया जा सकता है कि असलियत में किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ। दोस्तों आपने सुन लिया होगा, रूस के कजान शहर में, रूस की राजधानी मॉस्को से 900 किलोमीटर दूर रूस की गगनचुंबी इमारतों पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए। हमले इतने घातक नहीं थे कि हम ये कहें रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमले इतने व्यापक भी नहीं थे कि हम कहें कि ये क्या हुआ, रूस की खुफिया एजेंसियां, रूस की इंटेलिजेंस कहाँ चली गई और यूक्रेन अपना हमला करने में सफल हो गया। लेकिन रूस के 900 किलोमीटर अंदर घुस के उस यूक्रेन द्वारा, जो यूक्रेन पिछले 3 साल से पस्त है, खंडर में बदल चुका है, उसके द्वारा एक छोटा सा हमला भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और वो संदेश ये है कि राष्ट्रपति पुतिन माना कि आप पिछले लगभग 3 सालों से लगातार युद्ध में अपनी बढ़त बना रहे हो, लेकिन आप जेलेंस्की को हारा हुआ मत समझ लेना, आप यूक्रेन को हारा हुआ मत समझ लेना। दोस्तों यूक्रेन पे इस ड्रोन के हमले को लेकर कई आशंकाएं हैं। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये ड्रोन यूक्रेन की धरती से ही संचालित हो रहे थे। यदि यूक्रेन की धरती से संचालित हो रहे थे तो निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि 900 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत शक्तिशाली ये ड्रोन रहे होंगे। लेकिन कुछ विशेषज्ञ इस आशंका से इनकार करते हैं और वो आशंका जो व्यक्त कर रहा है वो गंभीर है। उनका कहना है कि इन ड्रोन्स का संचालन रूस की धरती से ही हो रहा था। यदि रूस की धरती से हो रहा है तो ये गंभीर बात है। आपको पता होगा अभी 3-4 दिन पहले रूस के एक बहुत महत्वपूर्ण लेफ्टिनेंट जनरल विस्फोट पर मारे गए। आपको बता दूं कि उनके हत्या की आशंका में एक उज्बेक नागरिक जो रूस में रहता था, उसको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब माना जा रहा है, इस बात के आरोप लगाया गया है कि उसको यूक्रेन ने $1 लाख के लालच देकर खरीदा था। तो यदि ये ड्रोन भी रूस की धरती से संचालित हो रहे हैं तो राष्ट्रपति पुतिन को ये बात सोचनी होगी कि क्या रूस के अंदर यूक्रेन, अमेरिका या और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने घुसपैठ कर ली है, और घुसपैठ कर ली है तो ये बहुत चिंता का विषय है। दोस्तों 2024 जा रहा और बहुत जल्दी 2025 20 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने का समय आ रहा है अमेरिका में। जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी चालों को आक्रामक करते चले जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने जो चालें चली हैं, उन्होंने जो प्यादे बढ़ाए हैं, अब वो कह रहे हैं कि और आक्रामक हो जाओ और बहुत तेजी के साथ अपने कई कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे आशंका है, दरअसल होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप की कई नीतियों को लेकर मतभेद है। और जो बाइडेन को आशंका है कि उन्होंने जो प्यादे आगे बढ़ा दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेने के बाद उन प्यादों को पीछे आने को मजबूर कर दें या
बिडेन ने जो बिसात बिछाई है उस बिसात को समाप्त कर दे। तो वो चाहते हैं, जो बिडेन चाहते हैं कि मेरे प्यादे इतने आगे बढ़ जाए, मेरी चौसर की बिसात इतनी आक्रामक हो जाए कि राष्ट्रपति ट्रंप जब शपथ ले ले तो उन प्यादों को पीछे आने को मजबूर न कर सके, मेरी बिछाई गई बिसात को वापस ना ले सके और मेरे ही नीतियों पर चलने को वो मजबूर हो जाए। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के समय आप सबने देखा होगा, सबसे पहले पाकिस्तान की सरकार गिराई अमेरिका ने। दरअसल आशंका थी कि इमरान खान रूस के साथ जा सकते हैं, उन्होंने इमरान खान की सरकार को गिराकर वापस शहबाज शरीफ को बैठा दिया। इसी साल अगस्त में अमेरिका में और बांग्लादेश में शेख हसीना ने अमेरिका के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी। अमेरिका ने उनकी सरकार को गिरा दिया और वहां पर एक अपनी कठपुतली मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया। उसके बाद हमास ने एक बड़ी गलती करी कि इजराइल के कुछ नागरिकों का अपहरण कर लिया। बहाना मिल गया इजराइल को और बहाना मिल गया अमेरिका को। उन्होंने हमास की कमर तोड़ दी, फलस्तीन का गाजे क्षेत्र को सपाट कर रहे हैं और यह कार्रवाई अभी तक जारी है। उसके बाद हिजबुल्लाह ने हमले करे, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। हूती पे हमले हो रहे हैं, हालांकि हूती ने कल तेल अवीव पर हमले किए हैं, लेकिन हूतियों की भी कमर को इजराइल लगातार तोड़ रहा है। और फिर फिलहाल आपने सीरिया को देखा ही होगा, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद इतनी जल्दी देश छोड़कर भागने को विवश हो जाएंगे। मात्र 12-13 दिन की लड़ाई में वो देश छोड़कर भाग गए। दरअसल सीरिया के पास हथियारों की कमी नहीं थी, बहुत हथियार थे, लेकिन उनके पास लड़ाके नहीं थे। कहते हैं तानाशाह बॉर्डर पोक होता है। आपको पता होगा बशर अल असद के पिताजी हाफिज अल असद भी सीरिया के अंदर सीरिया की सेना में कर्नल थे और उन्होंने सैन्य क्रांति करी थी, तख्ता पलट करा था। इसलिए इनको आशंका थी कि यदि मैं अपने ही सेना बहुत मजबूत करूंगा तो कल को कोई मेरा तख्ता पलट ना कर दे। तो ये भी हिजबुल्लाह, हमास, हुती जैसे किराए के संगठनों पर डिपेंड थे और अपनी सेना को बहुत मजबूती कर रखा था। नतीजा ये हुआ कि जब सुन्नी मुसलमान लड़ाके सीरिया के अंदर घुसे तो सीरिया की सेना लगातार पीछे हटती चली गई और बशर अल असद सूबे से भाग गए। फिलहाल वो एक इतिहास है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने देखा होगा जैसे ही सीरिया की सरकार गिरी, ईरान की सरकार बहुत डर गई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेपाल की सरकार गिर सकती है। भारत के पूर्व खुफिया एजेंट ने जानकारी दी है और ये आशंका व्यक्त की जा रही है पत्रकारों के बीच में कि पहले नेपाल की सरकार गिरेगी या पहले ईरान की सरकार गिरेगी। ईरान की सरकार सीरिया की सरकार गिरने से बहुत डरी हुई है और बहुत कमजोर महसूस कर रही है। आपको पता होगा जैसे ही सीरिया में सुन्नी मुस्लिम लड़ाके सीरिया के अंदर एंटर हुए, सीरिया की महिलाएं, सुन्नी मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे आ गई और वो आज़ादी का जश्न मनाने लगी। मैं आपको बता दूं कि ईरान की शिया सरकार बहुत कट्टर, वहाँ की जो धार्मिक सत्ता है, कट्टर कानून लागू कर रही है और इन कानूनों का ईरान की महिलाएं विरोध कर रही है। अब ईरान की सरकार को यह आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कोई देश हमला कर दे या ईरान में कोई विद्रोह हो जाए और ईरान की तमाम महिलाएं विद्रोह कर दे, सड़कों पर जाए। तो ईरान की धार्मिक सत्ता ने अपना प्रस्तावित कड़ा हिजाब कानून वापस ले लिया है। एक और देश की सरकार खतरे में है और वो है जॉर्डन। मैं आपको बता दूं, जॉर्डन की राजशाही का इस्लामिक ताकतों के बीच में बेइंतहा महत्व है, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। दरअसल माना जाता है कि जो इस्लाम के प्रवर्तक थे उसी वंश की पीढ़ी है जॉर्डन का राजवंश। जॉर्डन के अंदर फलस्तीनी लड़ाके बहुत रहते हैं, जॉर्डन के अंदर हमास के और हिजबुल्लाह के, हूती के लड़ाके बहुत रहते हैं, फलस्तीन के शरणार्थी बहुत रहते हैं, ईरान समर्थक ताकतें भी हैं, शिया मुसलमान भी काफ़ी हैं। तो जॉर्डन को ही लग रहा है कि कहीं ये सरकार को ही लग रहा है ये सब मिलकर कहीं हमारा तख्ता पलटना कर दे। इसलिए जॉर्डन की राजशाही ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वो अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दे जॉर्डन में और अपने अड्डे स्थापित करे ताकि जॉर्डन राजवंश का तख्ता पलट ना हो सके। दोस्तों, फिलहाल जॉर्ज सोरोस को लेकर भी लगातार हंगामा हुआ और इस लोकसभा सत्र में भाजपा के सांसदों ने
मैं प्रूफ के सदन में कहा कि कांग्रेस पार्टी के और सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से संबंध है। मैं आपको बता दूं, जॉर्ज सोरोस अमेरिका का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, और वो इतना बड़ा उद्योगपति है कई देशों की सरकारों को गिरा चुका है और कई देशों की सरकारों को गिराने में सक्षम है। ये अमेरिका के अंदर उद्योगपति दो भागों में बटे हुए हैं। एक लॉबी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करती है, एक लॉबी रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करती है। जॉर्ज सोरोस बिडेन के साथ है और एलन मस्क जैसा उद्योगपति अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। ये उद्योगपति चाहते हैं कि अमेरिका की सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि वो कुछ देशों की सरकारों को मजबूर करे और वहां पर सरकार गिरा दे और उन देशों में अपनी सरकार स्थापित कराए और उनसे ऐसी नीतियां क्रियान्वित करने को कहे कि उसका फायदा उस देश के व्यापारियों को, उस देश के लोगों को और उस देश के उद्योगपतियों को ना मिले, बल्कि वो सारा फायदा उनको मिले। जॉर्ज सोरोस इसीलिए आरोप लगाया जाता है। भारत में चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, भारत में चाहे आपको 26 जनवरी का वो आंदोलन हो जिसमें लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज उतारा गया था, और चाहे राहुल गांधी का अडानी अंबानी विरोध हो, माना यही जाता है कि इस सब के पीछे जॉर्ज सोरोस का पैसा था, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग थी। जॉर्ज सोरोस कनाडा के माध्यम से भी खालिस्तानी ताकतों को पूरा पैसा दे रहा है और पूरा समर्थन कर रहा है। फिलहाल जो कांग्रेस के सांसदों पर जब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे तो भाजपा ने एक बड़ा प्रूफ सामने ला दिया। शशि थरूर का एक ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा था, ट्वीट किया था कि मैं जॉर्ज सोरोस से मिला और मुझे अमेरिका के इस उद्योगपति से मिलकर बहुत खुशी हुई। दोस्तों, हालांकि शशि थरूर ने स्पष्टीकरण दिया कि ये मेरी मुलाकात हरदीप पुरी के निवास स्थान पर हुई थी, जो आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं। हरदीप पुरी ने जवाब दे दिया है कि मैं उस समय अमेरिका में राजदूत था, यहाँ पर भारत में यूपीए की सरकार थी, शशि थरूर राज्य मंत्री थे, वो मेरे गेस्ट थे और उन्होंने मुझे लिस्ट थमाई थी कि मेरे डिनर में ये उद्योगपति आने चाहिए और उनके ही मर्जी से मैंने जॉर्ज सोरोस को बुलाया था। राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष से मिले, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर जो भी बात कही गई है लोकसभा में उसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए, लेकिन ओम बिरला ने मना कर दिया है। फिलहाल ये जॉर्ज सोरोस का मैटर आगे चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि किसने आरोप लगाया है कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को जमात इस्लामी और कट्टर इस्लामिक ताकतों का समर्थन प्राप्त है। आप सोच रहे होंगे कि आरोप भाजपा ने लगाया है, आरएसएस ने लगाया है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने लगाया है या उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी जी ने लगाया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह आरोप लगाया है वामपंथ की ओर से आया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आया है। मैं आपको बता दूं कि केरल सीपीएम पोलित ब्यूरो के मेंबर विजय राघवन ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव इसलिए जीते क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कट्टर इस्लामिक ताकतों से समझौता किया था और राहुल गांधी के जुलूसों में सबसे आगे और सबसे पीछे कट्टर इस्लामिक तत्व हुआ करते थे, युवा हुआ करते थे जो पूरे प्रोग्राम को मैनेज करते थे। और उन्होंने कहा उनकी रैलियों में भी आगे और सबसे पीछे वो इस्लामिक ताकतें, सांप्रदायिक इस्लामिक ताकतें बैठी हुई होती थी जो पूरे कार्यक्रम को मैनेज करती थी। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पोलित ब्यूरो के सदस्य नहीं, केरल के मुख्यमंत्री जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है विजयन पिनाराई ने कहा है कि प्रियंका वाड्रा वायनाड से चुनाव इसलिए जीत गई है क्योंकि उनको जमात इस्लामी का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर आरोप है। ये आरोप क्योंकि भाजपा की ओर से नहीं आए हैं, बजरंग दल की ओर से नहीं आए हैं, विश्व हिंदू परिषद की ओर से नहीं आए हैं, योगी जी और मोदी जी की ओर से नहीं आए हैं। ये आरोप वामपंथी ताकतों की ओर से आए हैं और ये वामपंथी ताकतें इंडी गठबंधन का हिस्सा है। क्या इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है? क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात की नाराजगी है कि सोनिया गांधी और उनके बेटे, उनके पुत्री प्रियंका वाड्रा और उनका बेटा राहुल गांधी सत्ता प्राप्त करने की खातिर इस्लामिक ताकतों से, कट्टरपंथी इस्लामिक, सांप्रदायिक इस्लामिक ताकतों से समझौता कर रहे हैं? यदि ये आरोप सच है तो बहुत गंभीर है और इनकी जांच होनी चाहिए। और यदि ये सच है तो इस देश को बहुत जागरूक होने की जरूरत है कि सिर्फ राहुल गांधी के पीछे जॉर्ज सोरोस ही नहीं है, अब तो उनके सहयोगी कह रहे हैं
कि भारत की सांप्रदायिक इस्लामिक ताकतें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पीछे है। दोस्तों ये सब आपको भी सोचना, मुझे भी सोचना। आज की बात यही था। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।